सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और ये फाइनली हमारी अकाउंटेंसी की फर्स्ट लेक्चर्स रहने वाली है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं एनपीओ यानी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर एनपीओ होता क्या है। एनपीओ का मतलब क्या होता है? तो एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी संस्थाएं जो लाभ ना कमाने के उद्देश्य से काम करती हो, यानी कि उस संस्था का मोटिव हो लाभ ना कमाना, यानी कि समाज की सेवा करना, समाज के हित के लिए काम करना। ठीक है, वैसी संगठनों को हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसी बहुत सारी संगठनें हैं। ठीक है, जो कि बहुत सारे ऐसे संस्थाओं को संचालित करती है। ठीक है, जो कि लोगों के हित के लिए काम करती है, उसी को हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का एक सिंपल फंडा ले ले, तो जैसे कि ये स्कूल्स हो गया, ये स्कूल्स वगैरह ओपन करवा देना। ठीक है, किसी को हेल्प करना, किसी गरीब पुअर पीपल्स को हेल्प करना, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर। तो ये होती है हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि समाज की सेवाओं में अपनी योगदान बढ़ाती है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर से जितने भी हमारे एमसीक्यू वगैरह बनते हैं, हम उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट में आती है कि आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं। आय व्यय खाते में हम लोग क्या लिखते हैं? तो आय व्यय खाते में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जितने भी हमारे पास कैश रिसिप्ट्स होते हैं एंड पेमेंट करते हैं, और जितने भी हमारे पास क्रेडिट रिसिप्ट्स होते हैं उन सबको लिखते हैं। यानी कि सभी नगद एवं उधार प्राप्तियों एवं भुगतान को हम कहाँ पे लिखते हैं? इनकम इन एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, और इनकम इन एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? तो ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। याद रखिएगा कि इनकम इन एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ऐसे तो हम लोगों को आगे मिलेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है इस सेशन में, बट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए कि नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, उसके बाद से हमारी बात आती है सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित क्वेश्चनों में से कौन सही है? इनमें से चुनना है कि कौन सी सही है। तो अगर हम बात करें तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। रोकड़ बही तथा प्राप्ति और भुगतान खाते में कोई अंतर नहीं होता है। गलत है। प्राप्ति और भुगतान खाता रोकड़ बही के बाद तैयार किया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या प्रिपेयर करते हैं कैश बुक के बाद। एंड देन उसके बाद से हमारी बात आती है थर्ड नंबर, प्राप्ति और भुगतान खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं तैयार करती है। यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कौन सी संस्था तैयार करती है? तो वो गैर व्यापारिक संस्था तैयार करनी है। यानी कि एनपीओ वगैरह हो गए, ये सारे चीज़ जो है गैर व्यापारिक, ठीक है, जो व्यापार के माध्यम से ना करता हो। तो जितने भी संस्था ऐसी संस्था होती है तो वो क्या तैयार करती है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करती है। जबकि कैश बुक जो होता है वो कौन मेंटेन करता है? तो वो करता है ट्रेडिंग पर्सन, यानी कि व्यापारिक संस्था है। यहाँ पे देखना, ट्रेडिंग पर्सन यानी कि व्यापारिक संस्था है। तो व्यापारिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है कैश बुक, और प्राप्ति एवं भुगतान खाता किनके द्वारा तैयार किया जाता है? तो गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा। ठीक है, यही याद रखिए। देन अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विशिष्ट दान है। विशिष्ट दान कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक डोनेशन। एक होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो स्पेसिफिक काम के लिए दिया जाता है। जैसे कि आपको मैंने 5,000 रुपये दिया, जैसे कि वो बड़े अमाउंट में होते हैं। अगर हम बात करें वो बड़े अमाउंट में होते हैं, बड़े या छोटे में भी ले सकते हो, बट वो स्पेसिफिक डिक्लेयर रहते हैं कि इस काम के लिए मैं दे रहा है। जैसे कि मैंने 50,000 रुपये एक संस्था को दिया मंदिर बनवाने के लिए। तो जो मंदिर बनवाने के लिए दे रहा हूँ, यानी कि ये स्पेसिफिक है कि मैं मंदिर बनवाने के लिए ही दे रहा हूँ। तो ये क्या है? हमारी स्पेसिफिक डोनेशन है। ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन है। जनरल डोनेशंस क्या होते हैं? जिसमें कोई डिस्क्राइब नहीं रहता है कि ये स्पेसिफिक डोनेशन है। ठीक है, जैसे कि ये 5,000 रुपये मैंने दान किया, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है। बस ये ऐसे बता दिया गया कि स्पेसिफिक नहीं है, ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। जो 5,000 रुपये हमने दे रखा है, बट जो 50,000 रुपये मैंने दे रखा है वहाँ पे बताया था कि मंदिर के लिए दे रहे हैं, तो स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। ठीक है, तो विशिष्ट दान क्या है? स्पेसिफिक डोनेशन क्या है? यह है हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, और जो हमारी जनरल डोनेशंस होती है वो आयगत प्राप्ति होती है, यानी रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। ठीक है ना। देन अगर हम बात करें फोर्थ नंबर क्वेश्चंस की,
तो एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाते हैं। तो एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को कहाँ दिखाते हैं? तो आर्थिक चिट्ठे में, यानी कि बैलेंस शीट में दिखाते हैं। देन अगर हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आए, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं लेन देन दर्ज करने के लिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या लिखते हैं? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे रेवेन्यू नेचर्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। प्राप्ति एवं भुगतान खाता कौन सा अकाउंट है? तो ये वास्तविक खाता है, यानी कि रियल अकाउंट है। हमारे कितने अकाउंट होते हैं? गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल तो आप सबको पता ही होगा, बट कितने नेचर होते हैं? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसमें सारे आ जाते हैं। तो उन सब आपको बेसिक को अच्छे तरीके से क्लियर रखने हैं, तभी आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह बन सकेंगे, ठीक है। तो अगर आपके बेसिक वगैरह क्लियर नहीं होंगे तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे ही होंगे, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखने होंगे, तभी आप अच्छे तरीके से बेटर कर पाइएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सबका ये काम होता है कि आपके पहले बेसिक्स वगैरह कंप्लीट हो, ठीक है। अगर आपके बेसिक वगैरह कंप्लीट है तो आप अच्छे तरीके से कर जाइएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चंस की, तो 7 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा कि सचिव को मानदेय का भुगतान है, यानी कि पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी ट्रीटेड एज, तो हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। देन हमारे 8 नंबर क्वेश्चन आता है कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए मानदेय का भुगतान है। एक गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए मानदेय का भुगतान है, क्या है कि फॉर ए नॉन ट्रेडिंग पर्सन, नॉन ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है, यानी इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्राइज फंड शो इन। जब भी पुरस्कार कोष से संबंधित आय और व्यय को कहाँ पे दिखाते हैं? तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यह रेवेन्यू नेचर्स का होता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया चंदा। विशेष उद्देश्य के लिए, याद रखना, स्पेशल पर्पस, ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे, यानी शुल्ड भी शो ऑन द एसिड साइड ऑफ बैलेंस शीट के एसिड साइड में हम लोग दिखाएंगे। देन उसके बाद से अगर हम बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो समाज की सेवा करना, टू सर्व द सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है पूंजी कोष की गणना की जाती है, यानी कैपिटल फंड की हम लोग किस तरह से गणना करते हैं? तो जितने भी हमारे पास एसेट्स होते हैं उसमें से हम लायबिलिटी को हटा देंगे, तो जो भी हमारे पास कैपिटल, जो भी हमारे पास निकल के आएगा उसी को हम बोलते हैं कैपिटल फंड। यानी कि हमारे पास संपत्ति है 40,000 का और हमारे पास 20,000 की लायबिलिटी है, तो जो हमारा इसमें से घट कर आएगा 20,000 रुपये, वो हमारा क्या होगा? कैपिटल फंड में जाएगा, ठीक है। देन अगर हम बात करें प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः क्या दिखाता है? तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दिखाता है डेबिट सेल्स। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट द डेबिट से ए बैलेंस, ठीक है। निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएंगी? विच ऑफ द फॉलोइंग शो इन द रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट अकाउंट। निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएंगी, यानी कि आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच इज इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो क्या जाएगा? तो यहाँ पे देखना, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं, डिप्रिसिएशन नहीं, उपार्जित चंदा नहीं, लाइफ मेंबर फी, ये क्या है? लाइफ मेंबर फी। लाइफ मेंबर फी क्या है? हम अच्छा पहले तो हम जान ले कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम कौन सी नेचर्स की मदों को हम दिखाते हैं। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा था, हमने क्या देखा था यहाँ पे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, यहाँ पे देखना, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वह हमारा लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं। यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, 2 मिनट यहाँ पे देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी हम जानते हैं कि रियल अकाउंट होता है, बट
जो भी हमारी शो करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो कहाँ जाएगा, आजीवन सदस्यता शुल्क यानी लाइफ मेंबर फी। ठीक है, निम्न में से कौन सा आय नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट इनकम, कौन सा आय नहीं है, डोनेशन, चंदा, सब्सक्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं टिकट की बिक्री, एंडोमेंट फंड। निम्न में से कौन आय नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट इनकम, कौन सा आय नहीं है, तो जो हमारा इंडोमेंट निधि है वो हमारी आय नहीं है। ठीक है, देन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्राप्ति और भुगतान खाता का सारांश है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ समस्त आयगत एवं पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतान, ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। जितने भी हमारे रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं और पेमेंट होते हैं वो क्या है, प्राप्ति और भुगतान खाता के सारांश है। आय व्यय खाते, यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि आय व्यय खाते क्या है, आय व्यय खाते तैयार किया जाता है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वर्ष के दौरान चंदा प्राप्त है, कितना है, वर्ष के दौरान, ठीक है, प्राप्त चंदा कितना है, 1,80,000। वर्ष के अंत में अदत्त 20,000 रुपये रह जाते हैं। वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा 10,000 रुपया तथा आय व्यय खाते में क्रेडिट की जाने वाली चंदे की राशि होगी। तो क्रेडिट की जाने वाली चंदे की राशि क्या होगी, 8×10, 8×10 2 लाख और माइनस 1 लाख, तो हमारी कितना हो जाएंगे, 1,90,000। ठीक है, ठीक है, 1,90,000। तो ये कुछ यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह नहीं बनते हैं तो इसको हम लोग स्किप वगैरह करते रहेंगे। ठीक है, तो जो भी इससे क्वेश्चंस रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो 90 नंबर क्वेश्चंस कह रहे हैं कि लाभ न कमाने वाली संस्था में व्यय की आय पर आधिक्य को कहा जाता है, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक्सिस ऑफ एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है कि एक्सिस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी कि अगर हम मान लें कि हमारे खर्चे एक्सिस हो गए और इनकम जो है वो कम है, तो हमारे लिए क्या है, कमी है, घाटा है, डिफिसिट्स है। ठीक है, कमी है, घाटा है। ठीक है, देन अगर हम बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, तो यदि विशिष्ट कोष में संधारित होता है और यदि व्यय राशि विशिष्ट कोष की कुल राशि से अधिक हो तो शेष व्ययों को लिखा जाता है। इन द केस ऑफ स्पेसिफिक फंड द मेंटेन एक्सपेंसेस एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ फंड रिकॉर्डेड इन, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कह रहा है कि इन केस स्पेसिफिक जो फंड होता है इन मेंटेन करते हैं एक्सपेंसेस एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ फंड, जो हमारा एक्सीड करता है यानी एक्सीड कर जाता है तो उसको हम कहाँ पे भेजते हैं, तो उसको हम आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में भेजते हैं। ठीक है, इनकम आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में भेजते हैं, इनकम में एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट पक्ष में भेजते हैं। ये हमारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, आय 22 नंबर क्वेश्चन है कि आयगत प्राप्ति की सभी मदें दिखाई जाती है, ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर सो इन, तो जितने भी हमारी आयगत प्राप्ति, ऑलरेडी हमने क्या देखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हम शो करते हैं, रेवेन्यू नेचर्स के आइटम, तो आयगत प्राप्ति क्या है, कहाँ पे दिखाई जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्टे के डैश पक्ष में दिखाया जाता है, कहाँ पे दिखाते हैं, तो जब भी एक क्लब द्वारा प्राप्त होता है अग्रिम चंदा यानी कि एडवांस में, ठीक है, एडवांस में प्राप्त होता है। 10 देखना है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्स इन एडवांस बाई ए क्लब आर शो ऑन लाइबिलिटी साइड, क्योंकि वो हमारे लिए दायित्व है। ठीक है, लाइबिलिटी है तो उसको हम कहाँ पे दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड में। यदि विशिष्ट कोष संधारित होता है और यदि व्यय राशि विशिष्ट कोष की कुल राशि से अधिक हो, यानी कि एक्सपेंस जो है वो एक्सीड कर जाए, ठीक है, स्पेसिफिक फंड से, तो व्ययों को लिखा जाना चाहिए। तो हम कहाँ पे लिखे जाएंगे, तो आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में। ठीक है, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद से हम 25 नंबर क्वेश्चंस पे आए, तो 25 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि आय एवं व्यय खाता का शेष दर्शाता है, तो बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सो इन, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, यानी कि व्यय पर आय की अधिक्य या विलोम, यानी कि व्यय पर जो हमारी
एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जो भी हमारे खर्चे हैं, जो भी हमारे व्यय है, उसके आय पर अधिक्य या विलोमता को दिखाता है। ठीक है, क्या इनकम आय एवं व्यय खाता का शेष दर्शाता है। ठीक है, देन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो कौन सा क्रम सही एवं उचित है? रोकड़ बढ़ाई, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय एवं चिट्ठा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट जो है वो फर्स्ट ही सही है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं इतने लंबे लंबे। ठीक है, बट आप लोग देख लो अच्छे तरीके से, बस ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है। ठीक है, आपके और भी जैसे होते हैं, जैसे कि कॉपीराइट कौन सा अकाउंट है, गुडविल कौन सा अकाउंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आपके बेसिक अच्छे तरीके से क्लियर रहेंगे तभी तो आप इन सब को कर पाओगे। देन उसके बाद से अगर हम बात करें 27 की, 27 क्वेश्चन नंबर 27 की, तो 27 कह रहा है कि वसीयत को मानना चाहिए। लेजेसिसी शुल बी ट्रीटेड एज, तो लेजेसिसी को हम क्या मानते हैं? लाइबिलिटी मानते हैं। ठीक है, वसीयत को हम क्या मानते हैं? लाइबिलिटी मानते हैं। आय व्यय खाता होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नामात्र खाता होता है, यानी नॉमिनल अकाउंट होता है। आय व्यय खाता बनाया जाता है किनके द्वारा? लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के द्वारा। वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी से MCQ वगैरह को अच्छे तरीके से करने वाले हैं। यदि स्पष्ट कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। यदि स्पष्ट कुछ न दिया हो, यानी कि मैंने बोला था कि एक स्पेसिफिक एक जनरल, यहाँ पे क्या है? ये जनरल है, यानी कि यहाँ पे स्पष्ट कुछ नहीं दिया है, तो ये हमारे लिए क्या है? एक रेवेन्यू इनकम है। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति की सभी प्राप्तियाँ दिखाई जाती है। पूंजीगत प्राप्ति की सभी प्राप्तियाँ दिखाई जाती है। कहाँ पे दिखाई जाती है? तो स्थिति विवरण में, यानी बैलेंस शीट में। ठीक है, बकाया चंदा है, बकाया चंदा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस क्या है हमारे लिए? इनकम और एसेट्स दोनों है। ठीक है, इनकम और एसेट्स दोनों है। जो भी हमारी सब्सक्रिप्शंस रिसीव होंगी वो हमारे बोथ है, दोनों इनकम एंड एसेट्स दोनों है। निम्न में से कौन सा लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है? इनमें से कौन सी लाभ न कमाने वाली संस्था है? ठीक है, कॉलेज। ठीक है, लाभ न कमाने वाली संस्था है। ठीक है, स्पोर्ट, खेल कूद, हॉस्पिटल, ये क्या है? ये लाभ न कमाने वाली संस्था है। बस ये जो मारुति उद्योग है ये लाभ कमाने वाली संस्था है, तो हमारा क्या हो जाएगा? मारुति उद्योग। एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है, यानी एक किसी संस्था द्वारा प्राप्त चंदा क्या है? हमारी प्राप्त चंदा क्या है? रेवेन्यू रिसीप्ट्स है। देन उसके बाद से अगर हम बात करें 35 की, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा अलाभकारी संस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या है हमारा? झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग। ठीक है, टाटा स्टील प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एयर इंडिया प्रॉफिट, जाट एयरवे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा झारखंड अवधि परिनिधि है वो क्या है? हमारा अलाभकारी संस्था है। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को हम कहाँ दिखाते हैं? तो कहाँ दिखाते हैं? तो पूंजीगत प्राप्ति में। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति में। देन अगर हम बात करें 37 की, तो गैर व्यापारिक संस्थाओं में देवताओं व प्रॉपर्टियों का अधिक्य को कहते हैं तो कैपिटल फंड, कैपिटल निधि। यानी कि यहाँ पे देखना वही बात है कि द एक्सेस ऑफ एसिड्स ओवर लाइबिलिटी, जब हमारा एसिड्स एक्सेस कर जाता है लाइबिलिटी से, तो हमारा जो बचता है, यानी कि शुरू में जो हम लोग क्वेश्चंस किए थे उसको हम कहाँ पे भेजे थे? तो कैपिटल फंड में भेजे थे। ठीक है, देन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो 38 क्या कह रहा है? तो उपभोक्ता मदों की बिक्री से सभी प्राप्तियों को माना जाता है, यानी कि ऑल रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ कंज्यूमेबल्स आइटम ट्रीटेड आयगत प्राप्ति। कंज्यूमेबल्स आइटम यानी कि डेली बेसिस पे। ठीक है, ठीक है, तो वो कहाँ पे दिखाते हैं? तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स होता है और उसको आयकर प्राप्ति में दिखाते हैं। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं, यानी 39 का क्या है? चालू वर्ष के दौरान सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट्स इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर, तो हमारे लिए लाइबिलिटी है। एक स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाता है, प्राप्त किया गया चंदा क्या माना जाता है? तो हमारे लिए कैपिटल रिसीप्ट्स है। ठीक है, एक वार्षिक कोष्ठ, यानी कि यहाँ पे दिया गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन। क्या है? एनुअल फंक्शन, तो इसीलिए हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे एनुअल फंक्शन नहीं दिया होता तो ये हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें 41 का, आय व्यय खाते
सामान्यतः दिखाता है। तो आय व्यय खाता क्या दिखाता है, अधिक्य या घाटा, ठीक है, सरप्लस या डिफिट दिखाएगा, ठीक है ना, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। देन उसके बाद से हम बात करें 42 की, तो पुराने अखबारों की बिक्री क्या है, तो पुराने अखबारों की बिक्री हमारे लिए रेवेन्यू रिसीव्ड्स है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करें तो हमारे आती है कि 44, ये मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, लेजिस्लेसी कहते हैं, लेगेसी यानी रिक्त वसीयत, ठीक है, जो कि एक मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है लेगेसी, ठीक है। अगर हम बात करें 44 की, तो प्राप्ति और भुगतान खाता का सारांश क्या है, रोकड़ बही यानी कैश बुक है, ठीक है। देन अगर हम बात करें 45 नंबर क्वेश्चन, 14 निम्न में से कौन सा लाभकारी संगठन नहीं है, तो लाभकारी संगठन नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, तो सरदारी फर्म, ठीक है, लाभकारी संगठन है। देन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 46 की, 46 गैर व्यापारिक संगठनों में अधिक लेन देन होते हैं। जो अधिक लेन देन कैसे होते हैं, तो नगद और उधार दोनों होते हैं, बस गैर व्यापारिक, ठीक है, गैर व्यापारिक, ठीक है, अगर ये व्यापारिक रहता तब और नगद और उधार दोनों रहता, बट गैर व्यापारिक है तो सिर्फ नगद, ठीक है, गैर व्यापारिक सिर्फ नगद। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल है। तो यहाँ से हमारी समाप्त होती है एनपीओ में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि लाभ न कमाने वाली संस्था किसे कहते हैं, लाभकारी संस्था का 4 उदाहरण दीजिए। तो ये आपके कुछ की पॉइंट हो जाते हैं, यहाँ से आपको याद करना, जैसे कि प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है, रोकड़ बही, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, देख रहे हो, प्राप्ति और भुगतान रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंट यहाँ पे आप देख रहे हो, प्राप्ति और भुगतान खाता, आय व्यय खाता, दोनों में डिफरेंट यहाँ पे देख रहे हो। तो ये सारे आपके लिए की पॉइंट है, यहाँ से मेजर्स क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो आप अगर इसको अच्छे तरीके से कर लेते हो तो ये रहेगा कि आपके जो मैंने ऊपर बताया है वो सारे चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि हमारी ये छोटी सी लेक्चर्स आप सभी को पसंद आई होगी। एंड देन इसके बाद से जो भी हमारी लेक्चर्स वगैरह रहने वाली है उसको हम लोग अच्छे तरीके से और बेस्ट वे में कवर अप करने वाले हैं। ये मैंने आपके डिमांड के ऊपर बनाया था कि ताकि आप लोग अब मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी में एक वीडियो बना दिया जाए एनपीओ के ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद से जो भी नेक्स्ट चैप्टर्स आने वाले हैं अच्छे तरीके से रिवाइज करके देन उसके बाद से हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये बस एक डेमो थे और इसको आप लोग अच्छे तरीके से कवर अप कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एनपीओ से क्वेश्चंस वगैरह देखने को आपके मिल सकते हैं, सीयूईटी में भी मिल सकते हैं और पटना यूनिवर्सिटी में भी मिले थे देखने को। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको कवर अप कीजिए, ठीक है। देन यहाँ पे नोट्स वगैरह ये सारे चीज़ जो हमारी फर्स्ट लेक्चर्स रहने चल गई है एनपीओ के जो नोट्स रहेंगे वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे सेंड कर दिए जाएंगे आफ्टर वीडियो अपलोड के बाद, ठीक है। क्लासेस के बाद आपको नोट्स ये सारे सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशंस के साथ और नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।